जय हिंद दोस्तों। स्टडी फर्स्ट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जो भी बच्चे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए स्टडी फर्स्ट पर प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में चलाया जा रहा है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट स्टडी फर्स्ट के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। जो भी बच्चे नए हैं स्टडी फर्स्ट के प्रैक्टिस सेट से जुड़ना ना भूलें। आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के लिए कुछ लाइनें हैं कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होते, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होते, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होते। इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होते। आइए इसी के साथ अपने क्लास को आगाज करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार है कि 1919 के भारत परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है। 1919 के भारत परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। आइए इसके ऑप्शंस के बारे में चर्चाएं करते हैं कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम यह आया था 1919 में। यह है आया था 1919 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। आइए अगले ऑप्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। हम ऑप्शंस को भी डिस्कशन करते हुए चलेंगे ताकि हमारा जो भी टॉपिक्स है टॉपिक्स क्लियर होते चले और उसके साथ साथ हमारा संपूर्ण रिवीजन होते हुए चले। साइमन कमीशन इसका गठन जो हुआ था, साइमन कमीशन इसका जो गठन हुआ था वह गठन हुआ था 1927 में। और ये जो भारत आया था, ये भारत आया था 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में। और ये जब भारत 1928 ईस्वी में 3 फरवरी 1928 को ये मुंबई में आया तो वहां पे साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। आइए क्रिप्स मिशन की बात करते हैं। क्रिप्स मिशन ये 1942 का अधिनियम, ये क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। और मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम यह 1909 का अधिनियम है। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम यह 1909 का अधिवेशन है। और इसी में पहली बार सांप्रदायिकता की बात की गई थी। इसी में पहली बार सांप्रदायिकता की बात की गई थी। सांप्रदायिकता मतलब ये होता है कि सबसे पहले मुस्लिमों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की बात सबसे पहले 1909 के अधिवेशन यानी मार्लो मिंटो सुधार में के प्रस्ताव में बात की गई थी। ये रहा हमारा पहले क्वेश्चंस का डिस्कशन। इसी तरीके से हम जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हुए चलेंगे और ऑप्शंस को भी देखेंगे ताकि हमारा सारा जो भी टॉपिक है टॉपिक्स को क्लियर होते हुए चले और उसके साथ साथ हम रिवीजन करते हुए भी चले। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि भारतीय संविधान में इस समय कितने, ये थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, इस समय कितनी अनुसूचियां हैं। इस समय कितनी अनुसूचियां हैं। क्या पूछ रहा है कि इस समय भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं। आइए भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा करते हैं। जब हमारा संविधान बना तो उस समय अनुसूचियों की जो संख्या थी वह थी 8। उस समय जो अनुसूचियों की संख्या थी वह थी 8 और इस समय बढ़कर वह अनुसूचियां हो गई है 12। इस समय बढ़कर वह अनुसूचियां हो गई है 12, यानी कि इस समय हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इस समय हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। क्या हमारा क्वेश्चन लाने का मतलब यही था? नहीं। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि 8 से 12 जो बढ़ा है वह किस संशोधन अधिनियम के तहत बढ़ा है। यानी कि जो 9वीं अनुसूची है यह हुआ 9वीं अनुसूची है, इसको हम पहले संविधान संशोधन के जरिए, पहले संविधान संशोधन धन के जरिए जोड़े थे जो ये 1951 में हुआ था। और इसमें हम भूमि सुधार को रखे थे। इसमें हम भूमि सुधार को स्थान दिए थे। भूमि सुधार। आइए 10वें अनुसूची की तरफ चलते हैं। 10वां अनुसूची ये हुआ था, ये 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन ये 1985 के जरिए हुआ था। और इसमें हम भूमि सुधार को रखे थे। इसमें दल बदल अधिनियम को जगह दिया गया था। इसमें पहले में 9वें में भूमि सुधार और 10वें में दल बदल को जगह दिया गया था। आइए 11वें के बारे में चर्चा करते हैं। 11वां ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था। और इसमें 1992 में हुआ था। इसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी।
यानी पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी। आइए बढ़ावे की तरफ चर्चा करते हैं। बढ़ावा हुआ था 74वें संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन इसलिए हुआ था 1993 ईस्वी में, और ये हुआ था 1900, ये भी 1992 में हुआ था, ये 1992 में हुआ था। इसमें नगर पंचायत की बात की गई थी, नगर पंचायत की बात की गई थी, यानी कि जो 9वां है उसमें भूमि सुधार, 10वें में दल बदल, 11वें पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी, और 12वें में नगर पंचायत की बात की गई थी। ये रहा हमारा सारे अनुसूचियों को एक साथ पढ़ने का तरीका। इसी तरह हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हुए चलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में शामिल है। कह रहा है कि जब हमारा संविधान बना था उस समय इसमें से कौन सी ऐसी भाषा थी जो उसमें शामिल थी। आइए संविधान के समय हम पढ़े, संविधान का हमारा रचना हुआ था उसमें जो अनुसूची 8 में हम भाषाओं का वर्णन पढ़ते हैं, उसमें प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं हैं, प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं हैं। और जब हमारा संविधान बना था, जब हमारा संविधान बना था उस समय भाषाओं की संख्या 14 थी, उस समय भाषाओं की संख्या 14 थी। आइए हम इसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि जो 14 से 22 बना यानी कि 8 भाषाएं जुड़ी, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जुड़ी गई। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो ये 15वीं भाषा जुड़ी गई जिसको हम सिंधी कहते हैं, 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ी गई, और इसको 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि हम संविधान संशोधन को CAA के तौर पर लिखेंगे, जोड़ी गई। और फिर जो 15वां, 16वां, 17वां और 18वां ये जोड़ी गई, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई जिसको हम नमक के नाम से जानते हैं। नमक मतलब न मतलब नेपाली, न मतलब नेपाली, म मतलब मणिपुरी, उसके बाद क मतलब कोंकणी, मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इसको हम जोड़े गए। और ये जो तीनों जोड़ा है ये 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम को तहत जोड़ा गया। उसके बाद 19वां, 20वां, 21वां और 22वां ये है, यानी कि टोटल 22 है ना, 22वां। इसमें हम आते हैं बोडो, इसमें बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। ये रहा हमारे जो भी 22 भाषाएं हैं उसमें जो भी कुछ जो भाषाएं जोड़े गए थे 15 से लेकर 22 तक, उसका ये वर्णन रहा। और हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को इस डिस्कशन के थ्रू करने का प्रयास करते हैं। बोडो यानी कि बोडो हमारे संविधान में पहले, हमारे जो संविधान में जो भाषाएं थी उसमें पहले था कि या नहीं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी कि बोडो यानी कि हम 92वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़े थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका गलत आंसर है। ऑप्शन बी के बारे में हम चर्चा करते हैं, कोंकणी को हम देखें तो कोंकणी हम 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े थे, यानी कि ऑप्शन बी भी सही है, गलत है इसका। और सी के बारे में देखते हैं कि सिंधी को हम 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन सी भी गलत है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यानी कि जो मूल संविधान में जो 14 भाषाएं थी उसमें कश्मीरी थी। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हुए चलेंगे और ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका भी हम जानेंगे, कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को कहाँ से लिया गया है। हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यानी कि भाईचारे की भावना को कहाँ से लिया गया, यानी कि किस देश के संविधान से लिया गया यानी अपनाया गया। ऑप्शन ए फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन बी अमेरिकी संविधान, ऑप्शन सी रूस के संविधान से, ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से। आइए हम जानते हैं कि आयरलैंड के संविधान से हम सबसे पहले जो एडोप्ट किए थे, अपनाए थे, वह थे भाग 4 यानी कि जो भाग 4 में रखा गया है उसका नाम है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम आयरलैंड के संविधान से लिए थे। अब आते हैं रूस के संविधान से हम भारत के मौलिक कर्तव्यों को लिए थे, मौलिक कर्तव्यों को हम रूस के संविधान से एडोप्ट किए थे, कर्तव्यों को हम रूस के संविधान से एडोप्ट किए थे। अब आते हैं अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को हम अमेरिका के संविधान से लिए थे। और इसके साथ साथ जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हम न्यायपालिका
ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ से एडॉप्ट की गई है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात। ये हम अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ये हम अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और जो ये प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करता है, ये हम फ्रांसीसी संविधान से लिए हैं। यानी कि हम इसका ऑप्शन ए सही है। ये सारे क्वेश्चंस कोई मैं अपने पास नहीं ला रहा हूँ, बल्कि ये आरआरबी एएलपी, बल्कि ये आरआरबी एएलपी और इसके साथ ही साथ आरआरबी एलपी, इसके साथ साथ आरआरबी टेक्नीशियन में ये 2018 में पूछा गया। तो इसके बारे में चर्चा ही करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात की बात करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात की बात करता है। इसके बारे में हम जानेंगे कि आपातकाल, यानी कि हम हर एक टॉपिक को, हर एक इम्पोर्टेंट जो भी पहलू है उस पहलुओं को लेकर चलते हैं। हम राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं। आपातकाल, ये आपातकाल की व्यवस्था, आपातकाल की व्यवस्था हमारे संविधान में आर्टिकल 352 से 360 में उल्लेखित है। 352 से 360 में उल्लेखित है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। 352 में क्या कहा गया है? 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। किसकी बात की गई है? 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा की गई है। और इसके साथ ही साथ हम आते हैं 352 के बाद 356 में, इसमें राष्ट्रपति के शासन की बात की गई है। राष्ट्रपति के शासन की बात की गई है। राष्ट्रपति के शासन की बात की गई है। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए। और एक आता है सबसे महत्वपूर्ण है, ये 360, जिसको हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। वित्तीय आपातकाल एक आता है सबसे महत्वपूर्ण, जिसको हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। इसकी बात की गई है। आज तक अभी भी राष्ट्रपति शासन ये मात्र 3 बार लगा है। यह है 3 बार लगा है। पहला लगा था 1962 में, जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था, तब लगा था। फिर एक बार लगा था 1971 में, जब भारत पाकिस्तान का वार हुआ था। फिर 1975 में लगा था, जब भारत में आंतरिक अशांति फैली थी। कब लगा था? आंतरिक अशांति फैली थी। आंतरिक अशांति फैली थी। ये जो आरआरबी ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट है, ये 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराए जाएंगे। और इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके साथ साथ साइंस के क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ हम स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। और इसमें हम जानते हैं कि लगभग हमारा 80% स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। तो हम इस पर चर्चा करते हैं। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल 1961-62 में पहली बार लगा था चीन के आक्रमण के समय, 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के समय, और 1975 में आंतरिक अशांति के समय। अब एक आता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। ये लगभग 100 से अधिक बारी लग चुका है। 100 से अधिक बारी लग चुका है। और वर्तमान में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि हमारा जो ग्रुप डी का एग्जाम है वह 17 नवंबर से, यानी कि आज से लगभग 12 से 13 दिन बचे हैं। आज से लगभग 8 से 10 दिन बचे हैं। तो ये राष्ट्रपति शासन पूछ सकता है कि वर्तमान में राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है। करंट अफेयर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो हम वर्तमान में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है। अब आते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। एक बार भी नहीं लगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ये रहा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, यानी कि डीआरडीओ। क्वेश्चन ये है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी जीडी और इसके साथ साथ एसएससी सीएसएल में भी पूछा गया है। आइए डीआरडीओ के बारे में चर्चा करते हैं। डीआरडीओ क्वेश्चन क्या है? डीआरडीओ इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी, वह हुई थी 1958 में, 1958 में। और इसका जो डीआरडीओ का हेड क्वार्टर है, यानी कि मुख्यालय, वह है नई दिल्ली में। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन पूछता है कि जो डीआरडीओ है, इसका स्लोगन क्या है। डीआरडीओ का स्लोगन क्या है? ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया कि डीआरडीओ का स्लोगन क्या है। तो हम जानते हैं कि डीआरडीओ का स्लोगन है बलस्यम मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ का स्लोगन है कि बलस्यम मूलम विज्ञानम। यह डीआरडीओ का स्लोगन है। और इसके साथ साथ एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है कि डीआरडीओ के वर्तमान जो हेड है, वर्तमान जो अध्यक्ष है, वह कौन है? वर्तमान अध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा वर्तमान अध्यक्ष, वह है डॉक्टर समीर कामत। वह है डॉक्टर समीर कामत जी। डॉक्टर समीर
कामत झील। ये था हमारा डीआरडीओ के बारे में एकदम विस्तार से डिस्कशन। और डीआरडीओ के इससे हम जानते हैं कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है डीआरडीओ से रिलेटेड हमारे ग्रुप डी वाले एग्जाम में और उसके साथ साथ एनटीपीसी के एग्जाम में। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, ये हमारा क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है कि डीआरडीओ की स्थापना 1858 में हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि लोकटक झील, ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि लोकटक झील कहाँ पे स्थित है। लोकटक झील कहाँ पे स्थित है। आइए लोकटक झील के बारे में चर्चा करते हैं कि लोकटक झील यह है मणिपुर में स्थित है। यह है मणिपुर में स्थित है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके ऊपर एक झील है, इसके ऊपर एक नेशनल पार्क है, इसके ऊपर एक नेशनल पार्क है यानी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम कहते हैं कि तैरता हुआ नेशनल पार्क, जिसको हम कहते हैं कि तैरता हुआ नेशनल पार्क इसको कहते हैं। और ये स्थित है जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं कि तैरता हुआ नेशनल पार्क, और उसका नाम है कि केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क यानी कि जो झील है ना, ये झील है, ये झील के बीच में एक नेशनल पार्क है। ऐसे तैरता रहता है, ये कभी यहाँ से यहाँ चला जाएगा, कभी यहाँ से यहाँ चला जाएगा, कभी यहाँ से यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क। ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क वह केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ स्थित है, ये मणिपुर में स्थित है। और ये किसके ऊपर, ये लोकटक झील के ऊपर स्थित है। आइए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील, जिसका नाम है लोनार झील। लोनार झील। आइए इस जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा करते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक झील है जिसका नाम है उदल झील। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उदल झील। उदल झील ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उदल झील यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पानी की झील है। ये आप लोग इसको नोट्स करते चलिएगा। और एक ये जो क्वेश्चन है, ये लोकटक झील है मणिपुर में, इसका ऑप्शन सी सही है। और एक राजस्थान में एक झील है जिसका नाम है सांबर झील, जिसका नाम है सांबर झील। सांबर झील। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये क्वेश्चन हमारे ग्रुप डी एग्जाम में और उसके साथ साथ एसएससी जीडी में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे और सारे क्वेश्चंस को एक ही में कवर करने का प्रयास करेंगे कि हमारा सारा एक ही जगह रिवाइज होता चले। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ये बुक और पुस्तिका से क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ऑप्शन ए कैटिल, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी अशोक घोष। ये क्वेश्चन कोई मैं अपने पास से नहीं लाया हूँ, ये क्वेश्चन आरआरबी सीबीटी 2 के एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आरआरबी सीबीटी 2 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है कैटिल। इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर है कैटिल। विशाखदत्त ये मुद्रा राक्षस के लेखक है। मुद्रा राक्षस इनकी बुक है। और एक बाणभट्ट है। बाणभट्ट इनकी जो बुक है वह है कादम्बनी। इनकी जो बुक है वह है कादम्बनी। ये विशाखदत्त की बुक है। और अशोक घोष ये बुद्ध चरित्र की बुक है, पुस्तक है। ये है इनकी पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित्र। अशोक घोष की पुस्तक का नाम है वह है बुद्ध चरित्र। यानी कि हम जितने भी लेखक हैं सबके एक एक जो पुस्तिका है उसके बारे में हमने चर्चा कर दी। इसके बाद आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी कि हम हेडक्वार्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें 2-3 हेडक्वार्टर्स के बारे में हम जानेंगे कि नाटो के पहले बारे में हम जानेंगे। इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1949 में। नाटो का स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1949 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय वह है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। वह है ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में स्थित है। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में स्थित है। हमने कल ऑप्शन ए के बारे में पढ़ा था कि ऑप्शन ए इसका तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है बेल्जियम, यानी कि ऑप्शन सी सही है। आइए ऑप्शंस के बारे में भी चर्चा करते हैं। ऑप्शन है पेरिस।
पेरिस में कल हमने अपने प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था कि पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। वाशिंगटन डीसी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय है, जिनका नाम है वर्ल्ड बैंक। एक का नाम है वर्ल्ड बैंक और एक का नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF जिनको जुड़वा बहने कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। उनका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में इनका मुख्यालय है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसके साथ अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हम ये वाद्य यंत्र से एक क्वेश्चन है कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी सितार। आइए इनके बारे में एक चर्चा करते हैं कि सितार वादक, हम एक सितार वादक का नाम जानते हैं जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पंडित रविशंकर। ये इनका संबंध है सितार वादक से। पंडित रविशंकर का संबंध है सितार वादक से। और तबला इसमें दो आते हैं, दो बहुत महत्वपूर्ण नाम है। एक तबला में आते हैं जाकिर हुसैन, तबला वादक, एक है जाकिर हुसैन और एक है सबसे महत्वपूर्ण वह जो है वह है अल्लाह रखा खान, वह है अल्लाह रखा खान, वह है अल्लाह रखा खान जो कि महत्वपूर्ण है। एक शहनाई में आते हैं, शहनाई में वो बिस्मिल्लाह खान, शहनाई में जो जिनका नाम आता है वह है बिस्मिल्लाह खान। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है बांसुरी, एक महत्वपूर्ण है बांसुरी। बांसुरी में आते हैं हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया जी, चौरसिया जी। हमने बांसुरी, शहनाई, तबला, सितार के बारे में चर्चा कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि किस हड़प्पाकालीन स्तर पर जुटे हुए खेत के प्रमाण मिले? किस हड़प्पाकालीन स्तर पर जुटे हुए प्रमाण मिले? इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। अब इसके क्वेश्चंस, इसके ऑप्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है और इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है कि ये 3 भागों में विभाजित है। यानी कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है उसमें एकमात्र ये जो धौलावीरा है एकमात्र ऐसा जगह है जो 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब आते हैं मोहनजोदाड़ो। इसकी जो खोज हुई थी वह हुई थी 1922 ईस्वी में और इसकी खोज करने वाले थे राखाल दास बनर्जी। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो खोज हुई थी वह हुई थी, यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण खोज माना जाता है वह है बृहद स्नानागार, मतलब स्नानागार की यहाँ पे खोज हुई थी, स्नानागार। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो आता है, जो हड़प्पा सभ्यता कालीन की सबसे महत्वपूर्ण में आता है वह है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की, यानी कि एक महिला थी, नृत्य कर रही थी, नर्तकी की मूर्ति, एक महिला थी वह नृत्य कर रही थी, वह कांसे की मूर्ति उसी पाया गया वहीं पे। लोथल में सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि यहाँ पे बंदरगाह मिले, यहाँ पे बंदरगाह की खोज की गई, यहाँ पे बंदरगाह मिले। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही है और यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन यह है कि हिंदू धर्म में किस देवी को पौधों के स्वामी, इसके साथ साथ रोगों के उपचार और इसके साथ साथ धन के दाता के रूप में माना जाता है, धन के दाता के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए के बारे में चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए, इसे भोर का तारा कहा जाता है। ऑप्शन बी के बारे में चर्चा करते हैं। यम को इन्हें मृत्यु का देवता कहा जाता है, इन्हें मृत्यु का देवता कहा जाता है। और इसके साथ साथ ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी को हम इनको समुद्र का देवता कहेंगे, इन्हें समुद्र का देवता कहा जाता है, समुद्र का देवता कहा जाता है। इसके साथ साथ सोम इन्हें पौधों को स्वामी और रोगों के उपचार के लिए जाना जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये क्वेश्चंस भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए, सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं और इसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने आप लोगों के सामने
रख रहे हैं। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा, क्वेश्चन ये है कि अलाई दरवाजा, क्वेश्चन ये है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था। यहाँ से हम हिस्ट्री के क्वेश्चन जानेंगे कि अलाई दरवाजा के निर्माण है ये है अ, ये क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के बारे में, ये क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से है, दिल्ली सल्तनत से। और इसके बारे में हम जानेंगे कि मुगल अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबत, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए के बारे में हम जानते हैं कि ऑप्शन ए यानी कि इल्तुतमिश का जो कार्यकाल रहा है 1211 से 1236, और इसने अपने कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसे माना जाता है वह सुल्तानगढ़ी का मकबरा इन्होंने बनवाया था। कौन सा? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। क्यों ये महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये भारत का पहला इस्लामिक शैली में निर्मित मकबरा है। भारत का पहला इस्लामिक शैली में निर्मित पहला मकबरा है। और ये बलबन के बारे में जानते हैं। बलबन ने अपने कार्यकाल में नौरोज प्रथा की शुरुआत की है। बलबन ने अपने कार्यकाल में नौरोज प्रथा की शुरुआत की। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इन्होंने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजा के बारे में जान सकते हैं कि इसका जो आकार था, अलाई दरवाजा का जो आकार था वह घोड़े के नाल के समान था, वह घोड़े के नाल के समान था। और इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। इसकी जो स्थिति है, ये स्थिति वह कुतुब मीनार की जो दिल्ली में स्थित है उसी के आसपास वाले जगह में ये स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। कुछ इस प्रकार है कि 1857 की क्रांति, कौन से? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट हुई, सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। बात है 1857 की क्रांति, ये इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को। और ये मेरठ से इसका प्रारंभ माना जाता है, मेरठ से इसका प्रारंभ माना जाता है। फिर ये 10 मई से जाता है 12 मई को दिल्ली में, और वहां पे बहादुर शाह जफर को इसका 1857 की नेतृत्व करने की अपील की जाती है। और इन्हीं के नेतृत्व में हर जगह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब तोप्ते, लखनऊ में बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में लियाकत अली, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, इसके साथ साथ बिहार में बाबू कुंवर सिंह, इसके साथ साथ अन्य जगह पे इस क्रांति का नेतृत्व लोगों ने किया। और ये क्रांति लगभग उत्तर भारत में संपूर्ण एरिया में फैली हुई थी और ये बहुत बड़ी क्रांति थी। आइए इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था 1857 के क्रांति का। लखनऊ में बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। उसके बाद झांसी से आते हैं। झांसी से हम जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद ये मेरठ से 1857 की शुरुआत मानी जाती है, और ये शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से, यानी कि इसका क्वेश्चन 14 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 15 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगा तिलक जी ने भाग लिया था। यह क्वेश्चन कोई मेरे पास नहीं है, क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। बात है बाल गंगा तिलक जी के बारे में। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में हम जानते हैं कि यह एक गरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक यह एक गरम दल के नेता थे, और इन्होंने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की शुरुआत की। होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत की, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत करते हैं 1916 ईस्वी में। और इनका आंदोलन का जो हेडक्वार्टर रहता है, मुख्यालय, वह इन्होंने पुणे को बनाया। और कहा जाता है कि जो 1 अगस्त को महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी जी। असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 को शुरुआत करते हैं, और आंदोलन के पहले दिन यानी कि 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है।
फिर भी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को एक बड़े आंदोलन का रूप दिया। फिर इसकी इसका जो आंसर है ये है अमृतसर अधिवेशन 1919। 1919 के अधिवेशन में 1919 के अधिवेशन में ये बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम भाग लिया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यह है हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन। हमने हिस्ट्री का क्वेश्चन किया, हमने पॉलिटी का क्वेश्चन किया, हमने स्टैटिक जीके का क्वेश्चन किया। ये रहा हमारे सामने ज्योग्राफी का क्वेश्चन यानी कि भूगोल का क्वेश्चन। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए इसके बारे में हम पहले डायग्राम बना लेते हैं कि ये रहा हमारा सूर्य, ये रहा हमारा सूर्य जिसे हम सन के नाम से जानते हैं, जिसके हम सन के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये रहा हमारा बुध पहला, उसके बाद ये रहा हमारा बुध शुक्र, उसके बाद हमारा रहा ब्लू कलर का, ये हमारा ब्लू यानी कि पृथ्वी। उसके बाद आता है रेड कलर का हमारा, उसके बाद आता है मंगल, और ये रहा एस्टेरॉयड बेल्ट जिसे हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। ये है, हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चंस का आंसर है इसी में छिपा हुआ है। और हम जानते हैं कि ये जो इसके बाद भी आता है, इसके बाद आता है बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण, इसके बाद भी आता है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो होते हैं इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं, और इसको हम बाह्य ग्रह कहते हैं, इसको हम बाह्य ग्रह कहते हैं, इसको हम बाहरी ग्रह कहते हैं। अभी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये है बुध, ये है बुध, ये है शुक्र, ये है शुक्र, ये है पृथ्वी, ये है मंगल। इसके बारे में चर्चा करते हैं। बुध ये सबसे नजदीकी ग्रह है, सबसे सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है, और ये सबसे गर्म ग्रह है। यह है शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये ऑप्शन शुक्र है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आइए शुक्र के बारे में और भी बातें जानते हैं कि शुक्र, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहनें कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहनें कहते हैं, पृथ्वी शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहनें कहते हैं। इसके साथ ही साथ शुक्र को शाम का तारा और भोर का तारा कहते हैं, शाम का तथा भोर का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। हम शाम को देखते होंगे, हम शाम को देखते होंगे कि आसमान में एक बहुत ही तेजी से चमकता हुआ एक सितारा देख, जो वो शुक्र ही होता है, जो सबसे गर्म है। और फिर पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, और मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ये रही हमारी आंतरिक ग्रह की कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें। हम बाह्य ग्रह के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन से कुछ इस प्रकार है, दो अक्षों के बीच को क्या कहते हैं? हमारी पृथ्वी में जो दो अक्ष है, आइए इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं कि दो अक्ष क्या है। हमारी पृथ्वी जो हो गया, इसके बारे में दो अक्षों के बीच में हम क्या कहते हैं, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो हमारा ये एक बीच वाली रेखा है जिसको 0 डिग्री कहते हैं, यानी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है। और इसके ऊपर जो एक लाइन होती है जो 23.5 डिग्री होती है, इसको मकर रेखा कर्क रेखा कहा जाता है। और इसके नीचे ठीक 23.5 डिग्री होती है, जिसको हम 23.5 डिग्री, जिसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और इसके बीच में बहुत सारे काल्पनिक लाइनें होती हैं, इसके बीच में बहुत सारे काल्पनिक लाइनें होती हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे काल्पनिक लाइनें होती हैं, जिसे हम, ये काल्पनिक लाइनों की संख्या लगभग, ये भूमध्य सागर के नीचे, भूमध्य रेखा के नीचे ये काल्पनिक लाइनों की संख्या ये होती है 90, इसके ऊपर ये होते हैं 90, यानी कि 90 और 90 दोनों हो गए 180, 90 और 90 दोनों हो गए 180। और इसके जो ये बीच वाली लाइन है भूमध्य रेखा, उसको एक जोड़ लें तो ये हो गया 181। ये टोटल 100 अक्षांशों जो टोटल अक्षांश होते हैं वह 181 होते हैं। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है कि दो अक्ष के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है, दो अक्ष के बीच, यानी कि ये मान लीजिए एक अक्ष हो गया, ये दो अक्ष हो गया, ये दो अक्ष के बीच के क्षेत्र को हम जोन कहते हैं, जोन या कटिबंध कहते हैं। और इनके बीच की जो एक और दोनों के बीच की जो दूरी होती है वह लगभग 111 किलोमीटर होती है, इनके बीच की दूरी जो होती है वह 111 किलोमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन इसका सी क्या कहते हैं, इसको जोन या कटिबंध कहते हैं। ये ऑप्शन, ये आरआरबी, एनटीपीसी और सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया है। ये रहे हमारे डिस्कशन जो इस प्रकार है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा साइंस से। साइंस के बारे में जानते हैं कि ये पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम। अन्य नाम क्या है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अन्य नाम क्या है। आइए न्यूटन के गति के बारे में जानते हैं। इन्होंने न्यूटन के गति के 3 नियम दिए। पहला जो इन्होंने दिया वह दिया जड़त्व का नियम। पहला जो इन्होंने दिया वह दिया जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम से तात्पर्य है कि अगर कोई सामान इस गतिशील अवस्था में रहती है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है, और वह कोई सामान अवस्था में रहती है तो वह विरामा अवस्था में ही रहना चाहती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बस चल रही है स्पीड से और उसमें अचानक से ब्रेक लग जाए तो व्यक्ति के आगे की तरफ झुकना या आगे की तरफ लड़ जाना, यह एक जड़त्व का नियम कहता है। यानी कि वह जो बस चल रही है उसमें व्यक्ति बैठा वो भी गतिशील है और वह गतिशील अवस्था में रहना चाहता है, इसलिए ब्रेक लगाने पर वह आगे की तरफ गिर जाता है। इसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम। दूसरा आता है कि संवेग का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, यानी संवेग का नियम, जिसको हम न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। इसमें एक फॉर्मूला की व्याख्या की गई, वह F बराबर एम में। इसमें ये कहा गया है कि बल जो होता है वह द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो बल होता है F बराबर बल, M मतलब द्रव्यमान, A मतलब त्वरण। बल जो होता है वह द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तीसरा होता है वह एक्शन और रिएक्शन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसमें ये कहता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें से एग्जाम्पल रॉकेट का लॉन्च होना। रॉकेट का लॉन्च होना यानी रॉकेट जितने तेजी से ऊपर जाता है, यानी जितने तेजी से नीचे आगे निकलता है उतनी तेजी से वो ऊपर जाता है। यानी कि एक्शन और रिएक्शन, एक्शन करता है नीचे फिर उतनी तेजी से ऊपर रिएक्शन करता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। कौन सी अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ के बारे में हम जानेंगे। अनुप्रस्थ तरंगे ये लंबवत तरंगे होती है, ये लंबवत तरंगे होती है, ये लंबवत तरंगे होती है, यह लंबवत होती है। और इसके जो उदाहरण है लंबवत, और इसके जो उदाहरण है वह होती है रेडियो तरंगे, उसके साथ प्रकाश तरंगे, उसके साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे। अनुप्रस्थ होती है तरंगे। इसके साथ साथ ये सारे उदाहरण रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये अनुप्रस्थ के उदाहरण है। और एक होता है अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे यह लंबवत ना होकर इस ऐसे चलती है, यानी ऐसे चलती है, फिर ऐसे, यानी कि आप देखे होंगे कि साउंड जो होता है, साउंड ऐसे न जाकर, यानी लंबवत न जाकर ऐसे लड़ते चलता है। इसलिए ये जो ध्वनि तरंगे होती है, ये ध्वनि तरंगे एक अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण में आते हैं। आइए आज का अंतिम क्वेश्चन जो इस प्रकार है कि ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है, ये थ्योरी फॉर्मेट में है, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में। और ग्रुप डी के एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हम अगले प्रैक्टिस सेट में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल उसमें रहे। आइए इस क्वेश्चन क्या कहता है कि 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक शक्ति होगी। इसमें क्या कहा गया है, एम दिया है। एम मतलब एम 80 केजी, यानी कि द्रव्यमान जो है 80 केजी। वस्तु के ऊंचाई मतलब हाइट दिया है 40 मीटर, तक लगभग 50 सेकेंड तक, यानी टी जो दिया है वह 50 सेकेंड है। और एक जो फॉर्मूला होता है, जो शक्ति का फॉर्मूला होता है वह कुछ इस प्रकार होता है कि P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। यह शक्ति का एक फॉर्मूला होता है जहाँ W इक्वल टू होता है mgh, जहाँ W इक्वल टू होता है mgh। अब W का वैल्यू यहाँ पुट करने पे P इक्वल टू हो जाएगा P इक्वल टू mgh अपॉन टी। और जहाँ G का वैल्यू हमको 10 मानना है, G का वैल्यू हमको 10 मानने पर यहाँ M का मान हमको दिया है, M का मान 80 केजी, M का मान 80, G का मान 10 और H का मान दिया हमको 40। उसके साथ साथ T का वैल्यू दिया हमको 50।
टी का वैल्यू हमको दिया है 50। 10 से 50 5 बार में कट जाएगा, 5 से 40, 8 5 40, 8 बार में कट जाएगा। और पी इक्वल टू 864 यानी 640 जूल प्रति सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन कोई मैं अपने पास नहीं लाया हूँ, ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन और ये रहा क्वेश्चन, और इसका आंसर जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 640 जूल प्रति सेकेंड। ये क्वेश्चन का आंसर है। और इसी तरीके से क्वेश्चंस को पाने के लिए, प्रैक्टिस सेट को पाने के लिए स्टडी फर्स्ट को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, जय हिंद।